हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे हो, है ना। जैसा कि आप लोग को मैंने पूछा था कि मैं स्टार्टिंग में 5 दिन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और सैटरडे में पॉलिटी स्टार्ट करने की हम सोच रहे थे। तो मैंने कहा था कमेंट करके बताना कि अगर आप हर सैटरडे टू सैटरडे पॉलिटी चाहते हैं तो पॉलिटी में हम पढ़ा दें। लेकिन कमेंट में आया कि भैया पहले हिस्ट्री ही पूरी करा दे, तो हम हिस्ट्री को ही लेके चलते हैं। हिस्ट्री ना बहुत बड़ी है बच्चों, बीच में आप लोग ऐसे वो घबराना क्या इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैं सब चीजों को छोड़ूंगा नहीं। तो उनकी जितनी सीक्वेंस के साथ हम ऐसे चलेंगे कि सीक्वेंस भी बनी रहे और आपको इंटरेस्ट भी आना चला जाए, है ना। तो मैंने हर एक वीडियो को यहाँ पे कम भी थोड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर ऑफलाइन में, तो बच्चे ऑफलाइन में तो बैठ जाते हैं, ऑनलाइन में क्या देखा जाए तो उन्हें कुछ काम दिया कि न्यूज सुन के आनी है या कोई किसी चीज का कुछ टॉपिक दे दिया, मॉडल बनाना है किसी चीज का, कोई तैयार करना है कोई चीज, तो वो क्या करते हैं उसे स्किप कर करके दे। और कोई छोटी वीडियो होती है न्यूज में भी, कम न्यूज मतलब कुछ मिनट की न्यूज है तो उसे जल्दी से दे, और बड़ी है तो उसे स्किप कर करके दे। तो जो छोटी वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे 30 मिनट या 32 मिनट की, वो सिर्फ इसलिए कि आप उन छोटी वीडियोस के साथ जल्दी जल्दी से चीजों को नोट करें और आपका इंटरेस्ट बढ़े। अब जैसे आपका इंटरेस्ट एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी सीटिंग बननी शुरू हो जाएगी, तो क्लासेस यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यानी कुछ समय बाद ही, जैसे मैं मौर्य तक आऊंगा तो मौर्य तक क्लास अपने आप में ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मौर्य को बीच में छोड़ नहीं पाए। सिंधु को जैसे हमने बीच में, मैंने इसके पार्ट्स बना लिए, इस पार्ट्स में यहाँ तक पढ़ा दूंगा, इस पार्ट्स में इस तक इतना पढ़ा दूंगा, ऐसे पढ़ा है। ऐसी धीरे धीरे क्लास जहाँ पर वैल्यू पूरी खत्म होगी वहीं छोड़ेंगे, बीच तो छोड़ नहीं पाऊंगा। तो मौर्य में हम आएंगे, मगध में हम आएंगे, तो वहाँ पे क्लासेस बड़ी होंगी। ऐसे ही मैथ्स वाले सर ध्यान रखते हैं कि आप लोग बोर ना हो उस चीज में, तो वो भी अपनी वीडियो की थोड़ी जो लेंथ है उसको भी थोड़ा शॉर्ट में करके चलते हैं। नहीं तो उन्हें जब पढ़ाते हैं हम तो 1.5 घंटा या 1 घंटा कम से कम लगता है उसे भी समझाने में चीजों को। तो भी चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चा आराम से देख ले, कम कम मिनट की वीडियो को अच्छे से देखा जा सकता है। और जैसे कि हमने आपसे बताया कि अब सोमवार से कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि सुबह 11:30 बजे आपको क्लास मिलेगी जीएस की, और शाम को 4:30 बजे या 4 से 4:30 के आसपास टाइम फिक्स कर देंगे हम। उस समय आपको क्लास मिला करेगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। बेसिक मैथ्स की जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो बच्चों कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी, और बेसिक मैथ्स जो मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा शाम को या रात को 8 बजे ना। तो इस तरीके से आप क्लासेस कंटिन्यू करें। हाँ, एक चीज मैं बोलता हूँ, जैसे मैं अब हिस्ट्री लेके चलूँ, ये तो कंटिन्यूटी में चलेगी, लेकिन इस हिस्ट्री के साथ इसका अब कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक हो। अगर सब भगवान ईश्वर राधा रानी के ऊपर से सब ठीक रहता है, उन्हीं के भरोसे चलते हैं भाई हम तो, बिना उनके सहारे कुछ भी नहीं है। तो अगर उनका आशीर्वाद रहा तो रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। फिर भी कुछ क्लासेस मैं करंट की नोट करके वो जरूर आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही जैसे 11:30 बजे अपलोड होगी हिस्ट्री की, 4 बजे अपलोड हो जाएगी मैथमेटिक्स की, और 8 बजे के आसपास 4:30 4 साढ़े 4 बजे मैथमेटिक्स की, और 8 बजे आपकी बेसिक मैथ की। तो जिस दिन हमें ये लगेगा ना कि ये करंट का मुद्दा बन चुका है महीने भर में और ये बढ़िया करंट है, तो उसमें हम करंट के 5-7 मुद्दे कवर करके एक वीडियो फिर डाला करेंगे। वो मिले करेंगे आपको रात 9 बजे। जैसे समझो संगठन है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है संगठन में। आज मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत कम बात करता हूँ, पढ़ाने का भी पोर्शन बहुत सारा होता है इसलिए बात कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी बात जरूर करनी चाहिए थोड़ी सी, इससे आप लोग को इंटरेस्ट बढ़े और आपको समझ में आए क्या चीजें पढ़े। तो जैसे करंट के टॉपिक, करंट में अगर आप देखें तो संगठन से क्वेश्चन आते हैं, सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं, नोबेल प्राइज जैसे उनसे क्वेश्चन बनते हैं, दिवस से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट में हम उन चीजों को ऐसे पकड़ के रखेंगे कि आपकी सिक्वेंस न टूटे करंट में। जैसे अगर हम आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम आपको सार्क पढ़ाएंगे, सार्क के साथ हम आपको बिमस्टेक पढ़ाएंगे, और उसके साथ हम आसियान पढ़ाएंगे। तो सार्क, बिमस्टेक, आसियान, इनका एक ग्रुप बना तो उसको हम अलग पढ़ा देंगे आपको तीनों चीजें करके। फिर हम करंट में अगर मुद्दा उठाएंगे तो हम आपको यूरोपीय यूनियन पढ़ाएंगे, यानी ईयू पढ़ाएंगे। उस ईयू के साथ हम आपको ब्रिक्स पढ़ाएंगे, उस ब्रिक्स के साथ हम आपको IBSA पढ़ाएंगे, यानी इबिसा जिसे बोलते हैं।
उनके साथ हम G3, G7, G20 इन्हें पढ़ाएंगे। और फिर आपको ये पता चलेगा आखिरकार G20 को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया। पता चलेगा कि लगभग जो हमारे विश्व में लगभग 196-200 के आसपास जो कंट्रीज हैं, उनमें से 20 देशों का बोलबाला इतना है। और मैक्सिमम G20 का क्वेश्चन या ब्रिक्स का क्वेश्चन क्यों बन रहा है? G20 के 20 देश में सभी 20 देश हैं या कोई सा संघ भी है? जैसे आपको पता चलेगा 19 तो देश है और एक संघ है। तो ये वाले मुद्दे मैं करंट के बीच में आपके सामने लेकर पक्का होगा, पर हिस्ट्री नहीं टूटेगी। ये आपको रात को 9 बजे मिलेगा। और एक चीज है, जैसे जो हमारे मैथ्स वाले सर है, जो आपको मैथ्स कंटिन्यूटी से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे वो एडवांस मैथ को भी शुरू करेंगे, है ना। तो आपका मैथ्स का भी पूरा टॉपिक यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, और जीएस का पूरा टॉपिक मिलेगा, पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो आप इस चैनल के साथ जैसे बने हुए हैं, जैसे मैंने हमें करंट की कुछ बातें डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री की बातें डिस्कस करेंगे, ऐसे में युद्ध भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में आएंगे बहुत सारे युद्ध, उन्हें वहीं पे याद करवा देंगे, और ऐसे ही मैथ्स वाले सर आपको पढ़ा के चलेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, कल भी मैंने आप सबका धन्यवाद करा था, आज भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, है ना। और आपके जुड़ने से ही हमारा उत्साह बनता है कि ठीक है हम आपको पढ़ाएं, और आपके कमेंट से उत्साह बनता है। जैसे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, एक बच्चा ग्वालियर का था, उसने मैथ्स वाले सर के लिए कमेंट किया था कि सर अच्छी क्लासेस है, आप ऐसे पढ़ाए। तो मैथ्स वाले सर एकदम एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाते हैं। ऐसे कुछ हिस्ट्री में करते हैं, कुछ ज्योग्राफी में करा, सॉरी ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाई गई, कुछ हिस्ट्री में करा, जीएस में करा। तो इंटरेस्ट बनता है कि ठीक है आप लोगों के साथ बने। हमें बच्चों आपके ना सिलेक्शन से मतलब है, देखो इसलिए ना मैं यहाँ पर जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे साथ पढ़ा रहा हूँ, उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे कहीं से। बस ये है कि आप लोग जब चीजें पढ़े, नोट्स बनाए, तो आपको समझ में आए यार मैं तो बिल्कुल ठीक लेवल पे अपनी तैयारी में लेके चल रहा हूँ। और आप यकीन मानना, इस तैयारी से आपका कन्फर्म नंबर आ जाएगा, आप कहीं मार नहीं खाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे कोचिंग का नाम है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। जैसे कि हमारे कोचिंग का नाम है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट, तो बच्चों मैं इसके साथ आपको एक क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कृष्ण भक्ति फैलाने वाले, यानी कलयुग में कृष्ण भक्ति फैलाने वाले कौन थे? तो कलयुग में कृष्ण भक्ति फैलाने वाले चैतन्य महाप्रभु थे। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा कृष्ण का युगल रूप है, तो उनका एक युगल रूप है चैतन्य महाप्रभु ही। उन्होंने कलयुग में कृष्ण भक्ति फैलाई थी, तो उन्हीं के नाम पर हमने अपने कोचिंग का नाम रखा हुआ है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट। और हम मेरठ में पढ़ते हैं, मेरठ में जगह है शिव चौक, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे कोचिंग का इंट्रो सा हो गया, जो बहुत टाइम बाद में है आपके साथ डिस्कस किया होगा, शायद एक क्लास में भी किया होगा। वो इसलिए कि मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देता हूँ और अपनी कोचिंग का नाम ही नहीं देता, जो कि हमारे भगवान है उनके नाम पे हमने रखा है। ठीक है, बाकी देखो मैं इनको मानता हूँ राधा कृष्ण को, तो मैं उन्हें अपना आराध्य मानता हूँ, वो मेरे। अब चैनल से हमारे सभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, जो भी जुड़ रहा है हमारे चैनल से, आप सब अपने ईश्वर पे विश्वास करें, उस ऊपर वाले पे विश्वास करें, आप सबका सिलेक्शन होगा। आप जिसको मानते हैं उसको मन से मानो, है ना। और जो अपने ईश्वर को, अपने वाहेगुरु को, अपने खुदा को, अपने ईसा मसीह को, है ना, बौद्ध जी को जो, और महावीर स्वामी जी को, जो इन्हें मानता है, अपने ईष्ट है, आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करते चले जाओ, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल एकदम यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं जिन्हें मानता हूँ मैं उनके भरोसे चलता हूँ। तो कभी कोई भी समस्या आती है ना, तो पता नहीं चलता वो कैसे हल हो जाती है। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके सामने तो कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने में मन कैसे लगाएं, वो मन लगाएगा आपका ईश्वर। आप उनसे प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दें कि आप जिस मार्ग पे हम चलाना चाहते हैं उस मार्ग पे चलें, और अच्छे से अपने कर्म को करते चलें। फिर देखें आप जब ईश्वर के भरोसे चलेंगे ना, हमेशा शान से चलें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप यकीन करें और उन्हें माने, जिसको आप मानते हैं, और अपना कर्म करते चलें। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी। आज की जो जर्नी है हमारी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता आयु क्लास है। कल तक हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पढ़ लिया था, उससे आगे आज हम ये देखते हैं। कल आपको नामकरण पता चल गया था कि कैसे सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा, या हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, या सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता पढ़ा। जैसे कि
कुछ स्थल जब खोजे गए खुदाई में तो सबसे पहले जो स्थल मिला वो मिला हड़प्पा, तो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। फिर धीरे धीरे जब खुदाई का काम और बढ़ा तो वो नगर कहाँ दिखाई दिए, सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे नगर दिखाई, तो नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर कुछ विद्वानों ने देखा कि ये जो नगर है ये तो सिंधु नदी से ज्यादा सरस्वती नदी के पास, यानी कि घग्गर और हगरा नदी के पास है, जिसे विद्वानों ने सरस्वती नदी कहा। तो ये तो सरस्वती नदी के पास है, तो इसे बोलते हैं सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। तीन नाम हुए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। इसी को सैंधव सभ्यता कहते हैं। अब कोई सैंधव सभ्यता बोले तो आप समझ जाओ सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई सिंधु घाटी की सभ्यता बोले तो आप समझ जाओ सिंधु घाटी की सभ्यता तो नहीं रहेगी। हड़प्पा बोले तो भी सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु सरस्वती बोले तो घाटी की सभ्यता। तो इनके इतने सारे नाम। अब मैंने आपसे बताया था कि जो हड़प्पा का विकास शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल से शुरू हुआ, आरंभिक हड़प्पा है ना, नवपाषाण काल से शुरू। तो बच्चों आपने मेरी अगर सारी क्लासेस देखी हो तो मैंने आपको ताम्र पाषाण काल के युग के बारे में बताया। ताम्र पाषाण काल को हम चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, कई बार आता है ताम्र पाषाण काल को किस और नाम से जाना जाता है, तो चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक से उसे जाना जाता है। ठीक है, चालको या कैल्कोलिथिक बोल देते हैं। तो नवपाषाण काल के लोगों ने जो नवपाषाण काल में जीवन चला तो उन लोगों को धीरे धीरे नवपाषाण काल के जब आगे जीवन बढ़ा तो उन्हें तांबे का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने तांबे और पत्थर को मिलाकर औजार बनाने शुरू हुए, तांबे के औजार और पत्थर के औजार। ठीक है, तो उसको बोला ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। अब तांबे से धीरे धीरे इन लोगों ने, जब तांबे से धीरे धीरे टिन का भी इनके सामने यूज हुआ, टिन को इस्तेमाल, टिन का प्रयोग करना शुरू करा, तो तांबे और टिन को मिलाकर के इन्होंने औजार बनाने शुरू करे। तो तांबा और टिन मिलाया तो टिन का जो ज्ञान हुआ वो टिन का ज्ञान हुआ हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आपस, यानी आप समझे कर, अब समझे जैसे मैं स्लाइड पर नवपाषाण काल, इसमें जो लोग थे तो इनको धीरे धीरे जीवन बढ़ रहा है तो इन्हें ज्ञान हुआ तांबे का, तो इन्हें बोला ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। अब तांबे के यूज के साथ साथ धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते जिस समय इन्हें टिन का ज्ञान हुआ तो तांबा और टिन दोनों का ज्ञान होना शुरू हुआ, पहले तांबे को फिर टिन का ज्ञान। तो तांबे के साथ जब इन्होंने टिन मिलाना सीखा, बहुत ध्यान सुनना, तांबे के साथ जब टिन मिलाना सीखा तो इन्होंने आविष्कार कर दिया कांसे का, इसका कांसे का, जिसे बोलते हैं ब्रोंज। ठीक है, तो जब इन दोनों धातुओं का इन्होंने यूज सीख लिया तो वो यूज सीखा इन्होंने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोल देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने टिन का ज्ञान भी वो जान गए तो उन्हें बोला हमने क्या, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। तो अगर पेपर में आता है कांस्ययुगीन सभ्यता तो भी सिंधु घाटी सभ्यता, और कांस्ययुगीन सभ्यता में किसका ज्ञान मिल गया था इन लोगों को, तांबे और टिन का। अच्छा मिला तो सोचो उस समय लोहा भी होगा, है ना, जो बहुत से बच्चे कहते हैं लोहे का ज्ञान कब हुआ, लोहे का ज्ञान हुआ 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो मिला तो लोहा भी था, लेकिन जब लोहा मिला और तांबा मिला तो तांबे का गलनांक लोहे से बहुत कम था, तो उन्होंने तांबे को पहले करा लिया, इसलिए तांबे का यूज पहले हुआ और लोहे का यूज बहुत बाद, है ना। तो ताम्र पाषाण संस्कृति नवपाषाण काल के बाद जैसे जैसे इन्हें टिन का भी ज्ञान हुआ तो तांबा और टिन मिला तो कांसा बना लिया इन्होंने, तो इसे बोला कांस्ययुगीन सभ्यता। और कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहलाती है। अच्छा टिन जो ये मंगाते थे बच्चों, टिन ये मंगाते थे उत्तर पश्चिम से। भारत में बहुत सी चीजें उत्तर पश्चिम से आई हैं, जैसे 3 चीजें उत्तर पश्चिम से आई है। अगर हम देखें तो घोड़े, एक टिन और दूसरा चांदी। जो टिन आया है वो आया है मेसोपोटामिया के आसपास से, ठीक है, चांदी ईरान के आसपास से, है ना। तो टिन का जो यूज किया इन्हें बाहर से टिन आता था, और जब सभ्यता यानी लोगों का विकास हो रहा है तो व्यापार भी तो शुरू होगा, आना जाना भी शुरू होगा, तो टिन ये बाहर से मंगा रहे थे। तो टिन के साथ तांबे को गलाया तो बनाया कांस्ययुगीन सभ्यता। तो यहाँ पे समझना एक चीज को, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता बोलो सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, आपको सब समझ में आ रही है, मैंने कल क्लास में यही बताया। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता एक और सभ्यता थी मिस्र की, है ना, और एक सभ्यता थी आपकी मेसोपोटामिया की। इन दोनों सभ्यता के बारे में जिक्र करूंगा मैं आगे। अभी फिलहाल इतना समझना कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है
हमारी हड़प्पा सभ्यता का, अभी बताऊंगा इस चीज को मैं, वो मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी और मिस्र की सभ्यता से भी बड़ी थी। यानी कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, बच्चों 2 मिनट रुकना, है ना, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम होगी, और 2 मिनट रुकना। बच्चों थोड़ी सी ना माइक में दिक्कत हो गई थी, मैंने इसलिए आपको 2 मिनट रुकने के लिए कहा। तो मैं आपको जो बता रहा था वो मैं बता रहा था कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, अब मैं इसका नाम ले रहा हूँ तो अब आप लोगों को सही लग रहा होगा कि हम जानते हैं भैया सिंधु नदी, भैया ने कल समझाई है, सिंधु नदी कहाँ बहती है, किधर से निकलती है, ये सब समझाया था। सिंधु की 5 नदियां क्या, ये सब समझाया था। तो अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि जो भैया पढ़ा रहे हैं उसकी हमें उसका ज्ञान भी है और उसकी हमारी इमेज भी बनी। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि जैसे मैंने तांबे और टिन का ज्ञान सीख लिया, तो ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये आ गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता जब इसे कहते थे सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कांस्य युगीन सभ्यता को कहते थे। अच्छा, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो बच्चों लगभग 22 गुना, है ना, और मिस्र की सभ्यता से 12 गुना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना और मिस्र की सभ्यता से 22 गुना, मिस्र से 22 गुना और मेसोपोटामिया से 12 गुना। यानी कि मिस्र की सभ्यता भी हमारी सभ्यता से छोटी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हमारी सभ्यता से छोटी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है, और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आप इनके नामकरण, सॉरी, अब मैं इनके नगर बताना शुरू करूंगा, जो मुख्य मुख्य स्थल है वो बताना शुरू करूंगा, और जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना शुरू कर। तो अब आप समझो, अब हम यहाँ से देखते हैं कि जितना पोर्शन हमने पढ़ा, अब इसमें हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आज इसमें आपको कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आज आपको इसका नामकरण जो था उसके आय का विस्तार थोड़ा सा पता चलेगा, तांबे और टिन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ इसकी तुलना का भी पता चल गया। और अब हम देखते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसका आप विकास देखो। ये चार्ट बिल्कुल सही दिख रहा है, ये देखें पहले एक बार सब लोग, देख रहा बच्चों, ठीक दिख रहा है क्या ये आप लोगों को? चलो अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था, यानी ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो उत्तर में ये मांडा तक फैली थी, मांडा, और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में जगह। तो पेपर में अगर क्वेश्चन बना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इनमें से किस किस स्थल तक था, तो आप बताएंगे उत्तर में मांडा, मांडा पड़ता है जम्मू में, पश्चिम उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये पड़ता है बलूचिस्तान में, और कल की क्लास की मैपिंग इसीलिए पढ़ाया था मैंने, बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण में पड़ता है, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत है, कौन सा, बलूचिस्तान, ठीक है। तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की सीमा ईरान से भी लगती है और थोड़ी सी अफगानिस्तान से भी लगती है, यानी कि अफगानिस्तान तक भी इस सभ्यता का विस्तार माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, कल दिखाया था बहुत अच्छे से, बलूचिस्तान बनाकर मैंने, और ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ, यानी मेरठ के हम रहने वाले हैं, तो आलमगीरपुर मेरठ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। नॉर्थ में देखो तो मांडा जम्मू पहुंच जाओ, साउथ में महाराष्ट्र दैमाबाद पहुंच जाओ, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान पहुंच जाओ, और अफगानिस्तान के आसपास तक का क्षेत्र कवर कर लेता था ये, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ पहुंच जाओ। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आपको समझ में आना चाहिए, इनके नाम पूछे जाएंगे तो फटाफट बताना, पूछा जाएगा सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान, ठीक है। इन बलूच लोगों का इतिहास एक अलग है। जब मैं आप लोगों को अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशन बताऊंगा, मैं सारे बताऊंगा, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ मैं आपको रिलेशन बताऊंगा ज्योग्राफी में, और वहां खुल के मैं बात करूंगा तालिबान पर, वहां मैं खुल के बात करूंगा आपका बलूचिस्तान पर, वहां मैं खुल के बात करूंगा गाजा पट्टी, ईरान पर, इराक पर, इन वाली चीजों पर, यानी कि जो हमारा रिलेशन है विदेशियों के साथ उस पर मैं बात करूंगा। साथ ही जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर करूंगा, है ना, तो वहां पर आपको धीरे धीरे रिलेशन का बहुत अच्छे से ज्ञान होता चला जाएगा। तो सुतका गेंदोर बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान में। अगर पूछा जाएगा सुतका गेंदोर कहाँ है तो बताइए बलूचिस्तान में। आपसे पूछेंगे आलमगीरपुर कहाँ है तो बताइए मेरठ में। और ये किधर पड़ता था,
पूर्व में, आपसे पूछेंगे मांडा कहाँ है, आप बताएंगे जम्मू में, आपसे पूछेंगे दैमाबाद कहाँ है, आप पूछेंगे महाराष्ट्र में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था। ठीक है, आगे देखो, ये चार्ट को देखें आप अच्छे ढंग से, पूरा बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा होगा। मैं हट जाता हूँ साइड में, अभी आप देखिए इसे, है ना, इसे बिल्कुल एज इट इज बना लेंगे आप लोग। ये सैंतव सभ्यता, ये इसका विस्तार है, याद हो जाना चाहिए। मांडा, दैमाबाद, वेस्ट में आपका क्या पड़ेगा, हमारा बलूचिस्तान यानी कि सुक्का गेंडोर, और हमारा ईस्ट में क्या पड़ेगा, आलमगीरपुर यानी कि मेरठ। क्लियर हुआ बच्चों, चले आगे। ठीक है, अगर मेरी स्पीड तेज हो जाती है बीच में पढ़ाते पढ़ाते, मैं सोचता हूँ बहुत धीरे बोलूं, कि अगर आप इसे 2 की स्पीड में देखें तो आपको जल्दी से कवर हो जाए। तो कोशिश करो यार थोड़ा धीरे बोलो, ये आदत थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, है ना। बने रहेंगे आप लोगों के साथ तो सुधर जाएगी धीरे धीरे ही। करत 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 अभ्यास, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास आदमी ठीक हो जाता है, तो अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगी, धीरे बोलने में। सही बात है? चलो आगे देखो, सैंधव सभ्यता, अब उसी चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सैंधव सभ्यता उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक और पश्चिम में सुक्का गेंडोर तक फैली हुई है। ध्यान रखेंगे, यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण 11 किलोमीटर व पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक फैली है। देखो, यहाँ से यहाँ तक 1100 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर। ये सभ्यता ऐसे, और कुल मिलाकर जो पूरी सभ्यता है, ये पूरी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है और त्रिभुजाकार है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी में सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। यानी कि ज्यादा कहाँ फैली है ये, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, और कम कहाँ फैली है ये, हमारी ईस्ट, पूर्व में। देखो, इसका मैंने डायग्राम दिया है, ऐसे बनाना बिल्कुल आप लोग। डायग्राम से जितना विजन करके हम चीजों को समझते हैं उतनी चीजें अच्छी होती है। तो देखो, मांडा जम्मू, आलमगीरपुर मेरठ यानी कि ईस्ट में, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्री माधोपुर तालुका में पड़ता है। पूरा लिख दिया मैंने, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने पूरा ही लिख दिया यहाँ पे कि दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्री माधोपुर तालुका है, वहां पे पड़ता है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन बना कर दिया। और ये श्री रामपुर है बेटा, अहमदनगर जिले के श्री रामपुर तालुका में, माधोपुर है श्री रामपुर है, इसलिए मैंने चेक आंसर आ गया, श्री रामपुर तालुका में, रामपुर। तो रामपुर तालुका में पड़ता है आपका दैमाबाद, है ना। बिल्कुल एक चीज बता दें, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रामपुर तालुका में दैमाबाद पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ पड़ता है, और सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान ईरान सीमा के पास पड़ता है। ईरान से आगे 5 जो बलूचिस्तान लग रहा था, कल मैंने मैपिंग इसीलिए दिखाई था आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या पड़ता है आपका बलूचिस्तान, यानी कि सुक्का गेंडोर और मांडा जम्मू। तो ये सभ्यता ऐसी थी। देखो, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि यहाँ के घर कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों के। जो ऊंचे ऊंचे टीले दिख रहे हैं ना, तो ऊंचे ऊंचे टीलों में जो रहते थे दुर्ग में, वो कुछ शासक वर्ग के लोग रहते थे, और नीचे जो लोग रहते थे इन समतल मकानों में, ये रिहासी वर्ग के लोग रहते थे। और इनकी जो छतें बनी होती थी ना, ये बच्चों लकड़ी की बना के रखते थे। इसलिए सोचो, जब इस सभ्यता का विनाश हुआ तो इनके सिर्फ नीचे के पोर्शन बचे, ऊपर की चीजें कहाँ चली गई। इन्हें टूटी हुई चीज होती तो ऊपर की कुछ दिखती ना, तो ऊपर की कैसे टूटी कि जो ऊपर की चीजें थी वो कच्ची ईंटों की ऊंचाई बना देते थे, और साथ ही साथ उस पर लकड़ी की छत बना देते थे। तो इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है। तो ऐसे ही मिलेगी, दुर्ग मिलेंगे और आपको छोटे स्थान मिलेंगे। तो यहाँ पे निम्न लोग रहते थे और वहां पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, है ना। यानी शासक वर्ग अलग और इनके जो नीचे अंदर में काम करते थे वो अलग रहते थे। तो बहुत वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। कल ही हम इसमें बात करेंगे कि कैसे जो यहाँ की सड़कें थी वो कैसे दिखाई दी, कैसे बनी थी, नालियां कैसे थी, घर कैसे थे, है ना, स्नानागार कहा था, अन्नगार कहा था। आज हमारी क्लास क्या थी, इसका विस्तार का, कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो ये त्रिभुजाकार थी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, भौगोलिक विस्तार कैसा, त्रिभुजाकार। ध्यान रखते हुए, क्लियर है बच्चों। अभी वो बताया पर सेकंड में त्रिभुजाकार। तो सुक्का गेंडोर, मांडा, दैमाबाद, आलमगीर। तो आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्यकीन सभ्यता थी, यही मैंने बताया था। अगर पेपर में आया था कांस्यकीन सभ्यता, कंफ्यूज नहीं होना। सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले, कांस्यकीन सभ्यता बोले, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोले, एक
तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक ट्रांसमिन सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को तांबे के साथ टिन का भी ज्ञान हो गया था। अभी मैंने बताया था कि मिला तो लोहा भी होगा, लेकिन उसका गलनांक बड़ा उच्च था। तो पहले तांबा गला लिया, और टिन कहाँ से ले लेते, पश्चिम से ले लेते थे। तांबे और टिन का जब उन्होंने मिक्सचर करना शुरू करा, तो उस समय तक इनका विकास हो चुका था, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे देखो ये लिखा रखा है टिन और कॉपर, कॉपर और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा। तो तांबे और टिन का मिश्रण कहलाता था कांसा, और इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम था कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। और लोहे का ज्ञान कब होगा, 1000 ईसा पूर्व के पास, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, और साथ ही टिन का भी ज्ञान था, और कांसे का भी ज्ञान था। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, आप सीधा बताएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लिपि तो आ चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो ये ध्यान रहेगा, इस सभ्यता के लोगों को तांबे के साथ साथ टिन का भी ज्ञान हो गया था, और तांबे में टिन को मिलाकर इन्होंने कांसे का निर्माण कर लिया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आगे आ जाओ। लास्ट चीज है ना आज की क्लास का, ये बता रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप फटाफट करके आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, तो दासक नदी के किनारे। और मैंने बताया था सुतका गेंडोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। तो दासक नदी यहीं बहती है बलूचिस्तान में, तो याद रखेंगे सुतका गेंडोर, दासक नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ, मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू, और दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारे याद रखिए, पेपर में आएगा। दैमाबाद किस नदी के किनारे था, है ना, सिंधु घाटी का एक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे, सीधा गोदावरी। गलत नहीं करना बच्चों, एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। दैमाबाद, मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और सबका गेंडोर दासक नदी के किनारे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है ना। और एक चीज और ये देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी था। तो यानी कि मैंने बताया था पाकिस्तान में भी इसका विस्तार था, और अफगानिस्तान में। और यहाँ पर एक बात है, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण याद करो, मैंने नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण पढ़ाया था, और मैंने कहा था यहीं से सिंधु घाटी का विस्तार माना जाता है। तो स्टार्टिंग में जब इन तांबे का ज्ञान, तो उस समय इन्हें सभ्यता ना करके हड़प्पा संस्कृति भी कहते थे, कुछ विद्वान इन्हें हड़प्पा संस्कृति कह देते थे। और संस्कृति के बाद धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, तो तांबे के बाद इन्होंने टिन को गलाना शुरू कर दिया। तो तांबा और टिन जब मिला, तो उस समय इनको कांसे के बारे में पता चल गया, और नाम स्टार्ट हुआ इनका सभ्यता के रूप में। तो वहां से पढ़िए सभ्यता। तो ताम्र पाषाण काल में इसका विकास हुआ, और इसका विकास क्रम चलता गया। तो हमने कहां तक देखा, लगभग 2600 ईसा पूर्व से हमने इसे 1900 या 1700 ईसा 1750 ईसा पूर्व तक हम सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल कालखंड देखते। समझ में आया बच्चों? कल मैं एक बार इसे कालखंड से आपको स्टार्ट करवाते हुए इनके स्थलों के बारे में नॉलेज दूंगा, और अपनी क्लास को कंटिन्यू करना। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने पूरी कोशिश करनी है कि वो आप सारी चीज कवर कर रहे। एक क्वेश्चन ये बनता है कौन से विभिन्न सभ्यता का, तो पूरा बताए। कई बार ये आता है कांसा किस का मिश्रण है, तांबे और टिन का मिश्रण है कांसा। याद रखना, कांसा तांबा और टिन का मिश्रण। कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। कहाँ का पहली हुई थी, नॉर्थ साउथ ये, और नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यहाँ पर इसका विस्तार था। ये सारा कंप्लीट करा है। इसके जो क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को साथ बता दिया कि ऐसे बन सकते हैं। अब जब मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा तो फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो कल हम आगे चलते हैं, इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कौन सा स्थल कहाँ मिला, किस स्थल से बंदरगाह मिला, किस स्थल से मूर्तियां मिली हैं, ये सब हम कल करना शुरू करें। आगे विस्तार चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो लंबी क्लास हो गई। हरे कृष्णा। आज थोड़ी सी बातें भी हो गई थी, तो अगर बातें हुई है तो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ने के लिए इसलिए आपको बताया गया है। तो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और बने रहें हमारे साथ। फिर से आप लोगों का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ें। जय हरे।